हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते हम तब तक आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्री एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है जिससे हम उसका इस्तेमाल कर सके। जैसे वुड है, उसका डायरेक्ट कोई यूज नहीं है, लेकिन जब उस वुड से टेबल या चेयर बन जाती है तब हम उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए द प्रोसेस इन विच मैन कैन चेंज नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजेबल कंडीशन। अब यूजेबल कंडीशन में कैसे चेंज करेगा, तो अकॉर्डिंग टू हिज इंटेलेक्चुअल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कैपेसिटी। अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, और इकोनॉमिक कैपेसिटी का मतलब होता है जो जितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है उसके हिसाब से। दिस इज नोन एज इंडस्ट्री। और इंडिया की बात करें तो इंडस्ट्रियल ट्रेडिशन इंडिया में कोई नया नहीं है, ये हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से देखते आ रहे हैं। उस टाइम पे इंडिया यूज्ड टू प्रिपेयर कॉटन टेक्सटाइल, और उसके अलावा हमको काफी सारे क्ले यूटेंसिल्स, ब्रोंज आइटम और दूसरे अलग अलग मेटल के आइडल्स भी देखने को मिले हैं। 18th सेंचुरी तक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में इंडिया सबसे आगे था, लेकिन बात तब खराब होती है जब ब्रिटिशर्स की एंट्री इंडिया में होती है। तो विद द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड द ब्रिटिशर्स यूज्ड टू टेक अवे रॉ मटेरियल स्पेशली रॉ कॉटन। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में चालू होता है तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर चले जाते थे, और उसमें से भी खासकर रॉ कॉटन। अब वो रॉ मटेरियल इंडिया से ले गए, जो भी मैन्युफैक्चर उन्होंने किया वो इंग्लैंड में किया, और सारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में हाई रेट पर बेच दिए, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट कोलैप्स कर गया। दे यूज्ड टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ selling the goods manufactured in England at a high rate in India, so Indian market would collapse। और सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ होगा, सीधी सी बात है, रॉ कॉटन ज्यादा वो लेकर जा रहे हैं तो पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारा डैमेज हो गया था। और इसके साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हैंडलूम इंडस्ट्रीज, क्राफ्ट्समैन ऑफ इंडियन, इन सबको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, इंपॉर्टेंस की बात करें तो टुडे द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कोई भी नेशन का जो डेवलपमेंट है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ही डिपेंड करता है। देखो, हमको क्या चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, यानी कि जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूड हो जाता है, वेलफेयर एक्टिविटीज, लेकिन इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए होता है। तो वो पैसा कहाँ से जनरेट हो सकता है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल। और जितनी भी ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कैसे किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करके ही उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, जापान, साउथ कोरिया आर प्रॉस्पेरस एंड डेवलप्ड नेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये सारे नेशंस आज इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए हैं क्योंकि इनका इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड है। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टर्शरी। तो हमारे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो ज्यादा है, और इन सारे नेशंस का इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसलिए दे आर डेवलप्ड नेशंस। नेक्स्ट, दोज कंट्रीज वेयर इंडस्ट्रीज, और ऐसी कंट्रीज जहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई है या तो कम डेवलप हुई है, तो वो अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, यानी कि वो खुद अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, अपने रॉ मटेरियल जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो दूसरी कंट्री को बेच देते हैं, और उन कंट्रीज से फिनिश गुड्स खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि इनका इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप ही नहीं हुआ है। सो दे हैव टू सेल देयर नेचुरल रिसोर्सेज एट अ चीपर प्राइस। सीधी सी बात है, रॉ मटेरियल महंगे होंगे या फिनिश गुड्स महंगे होते हैं, तो ये रॉ मटेरियल को सस्ते रेट में बेच देते हैं और फिनिश गुड्स को हाई प्राइस पर खरीदते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट 29% ऑफ नेशनल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो जितना भी नेशनल प्रोडक्शन है उसमें से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ 29%। ये और ज्यादा होना चाहिए अगर हमको हमारी इकोनॉमी को डेवलप्ड बनाना है तो। ओके, चलो नाउ इंडस्ट्रीज के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सो इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन लेबर, ओनरशिप एंड दी सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। अलग अलग बेसिस हैं इंडस्ट्री को क्लासिफाई करने के। ह्यूमन लेबर के हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ओनरशिप के हिसाब से और रॉ मटेरियल के सोर्सेज के हिसाब से। ऑन द बेसिस ऑफ, अब ह्यूमन लेबर में अगर हम डिवाइड करें तो
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाती है और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। दोज इंडस्ट्री वेयर जहां एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है उसको बोलेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर व्हेन एन इंडस्ट्री इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स ओनरशिप, और जहां पर लेबर्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल है शुगर, खांडसरी इंडस्ट्री। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप तो हमारे पास है प्राइवेट, पब्लिक, कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव ग्रुप्स। और तीसरा जो डिवीजन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो हम इस चैप्टर में यही दो के बारे में पढ़ने वाले हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि जहां के रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आते हैं, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि जहां के रॉ मटेरियल सारे के सारे मिनरल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कॉटन टेक्सटाइल, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर, पेपर एसेट्रा आर इंडस्ट्रियल बेस्ड ऑन दी रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ये सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से हमको मिलते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पे देखे रखा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, टी इंडस्ट्री, देन फर्टिलाइजर, स्पाइसेस, जूट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल। ये सारे एग्जाम्पल हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के। अब हम एक एक करके सारी इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। गारमेंट इंडस्ट्री हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और ये जो इंडस्ट्री है ये कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है? सो 3.5 करोड़ पीपल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। अब ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है? सो आंसर इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया होल्ड सेकेंड रैंक आफ्टर चाइना इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन को एक्सपोर्ट करने में, तो कॉटन टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है? सेकंड है, फर्स्ट पर चाइना है। इट इज द मेन इंडस्ट्री फ्रॉम प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है और दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन पहली जो कॉटन मिल है वो कहां पर एस्टैब्लिश हुई थी? मुंबई में। उसके बाद शाहपुर मिल्स और कैलिको मिल्स अहमदाबाद में एस्टैब्लिश की गई थी इन इनिशियल ईयर। और स्टार्टिंग में जो कॉटन मिल्स है वो आपको ज्यादातर मुंबई और अहमदाबाद में ही देखने को मिलेंगी क्योंकि वहां पर ज्यादा फैसिलिटीज थी इन सारी इंडस्ट्रीज के लिए। लेकिन धीरे धीरे करते आज ये 100 सिटीज में है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आज आपको 100 सिटीज में देखने को मिल जाएंगी। मेन ट्रेडिशनल एंड इंपॉर्टेंट सेंटर आज जो है इसके कौन कौन से हैं? तो मुंबई, अहमदाबाद तो है ही पहले से, उसके अलावा भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन। यहाँ पर एमपी भी आ गया, ठीक है। फिर there are more mills in Mumbai in महाराष्ट्र, hence it is known as Cottonopolis of India। याद रखना अगेन 1 मार्क्स के लिए कि कॉटन मिल्स मुंबई में बहुत ज्यादा है, इसलिए मुंबई इज नोन एज कॉटोनोपोलिस ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे अहमदाबाद के बारे में भी आएगा। द इंडस्ट्री इज ऑल्सो एस्टैब्लिश एट पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव सिटीज, ऐसे ये सारी महाराष्ट्र की सिटीज हैं। गुजरात में अहमदाबाद को हम बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। मैनचेस्टर एक सिटी है इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तब मैनचेस्टर में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ था और यही सिचुएशन अहमदाबाद की भी थी, इसलिए अहमदाबाद को कंपेयर किया गया है मैनचेस्टर से, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। और दूसरा अहमदाबाद का नाम डेनिम सिटी ऑफ इंडिया भी पड़ा क्योंकि यहाँ पर डेनिम टेक्सटाइल का भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। और डेनिम के लिए जो क्रेडिट है वो दिया जाता है अरविंद मिल्स को। अपने नाम तो इनका सुना ही होगा, अरविंद मिल्स। इनका नाम जो है फोर्ब्स में भी आया है। देखो इनके चेयरमैन कौन है? संजय लाल भाई। क्लियर है? चलो, बिसाइड्स सिटीज लाइक वडोदरा, कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट एसेट्रा हैज ऑल्सो इंक्लूडेड। यहाँ पर भी आपको मिल्स देखने मिल जाएंगे। कोयम्बतूर इज द मेन सेंटर। अब यहाँ पे स्टेट वाइज सेंटर बताए हुए हैं, तो तमिलनाडु का मेन सेंटर कौन सा है? कोयम्बतूर। चेन्नई और मदुरई सिटीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड, लेकिन मेन है कोयम्बतूर। यूपी में मेन सेंटर है कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ। फिर एमपी के हैं इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और देवास, ठीक है। चलो, फिर वेस्ट बंगाल की बात करें तो कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद ये मेजर सेंटर्स हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाज सेट अप आल्सो इन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा
extensive market centers, transportation, banks and electricity have contributed considerably in decentralization of industry। इसका मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा कि स्टार्टिंग में इंडस्ट्रीज जो हैं हमको सिर्फ और सिर्फ मुंबई या तो अहमदाबाद में ही देखने को मिलती थी, लेकिन आज वो 100 सिटीज में है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जितनी ये फैसिलिटीज है ना ये बाकी सिटीज में भी प्रोवाइड होने लगी, जिसकी वजह से इन इंडस्ट्रीज का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, यानी कि बट गई, बहुत सारी सिटीज में आ गई। टुडे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज फेसिंग अ टफ कंपटीशन। क्यों? सिंथेटिक फाइबर से इसका बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है ड्यू टू फैक्टर्स लाइक इनएडुकेट सप्लाई ऑफ बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉटन की सही वैरायटी नहीं मिल पाती। दूसरा, ओल्ड मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो वेस्टेज बहुत होता है। इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई रेगुलर नहीं है। आर्टिफिशियल फाइबर क्लोथ जैसे नायलॉन हो गया, सिंथेटिक क्लोथ, इन सब की वजह से कॉटन को बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। कीन कंपटीशन इन ग्लोबल मार्केट, तो इंडियन मार्केट में तो है लेकिन साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉटन को बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इंडिया एक्सपोर्ट्स कॉटन टेक्सटाइल क्लोथ टू किस किस को एक्सपोर्ट करता है, तो रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। इन सारे कंट्रीज को इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट करता है। अभी हमने देखा था एक्सपोर्ट में इंडिया का रैंक सेकंड है आफ्टर चाइना, वो भी याद रखना। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आती है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेकंड रैंक्ड मेजर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। देखो अब यहाँ पे इंडिया का रैंक फर्स्ट आ गया। इंडिया होल्ड फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट, यानी कि सबसे ज्यादा जूट का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। एंड गुड्स मेड फ्रॉम जूट, तो जूट का प्रोडक्शन और जूट से बने हुए गुड्स दोनों में ही इंडिया का रैंक फर्स्ट है। इंडिया इज एट सेकंड प्लेस आफ्टर बांग्लादेश इन एक्सपोर्ट ऑफ जूट, लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो इंडिया का रैंक सेकंड है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, बांग्लादेश करता है। आउट ऑफ टोटल जूट प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, जितना भी हमारी कंट्री में जूट का प्रोडक्शन होता है उसमें से देखो 80% तो सिर्फ वेस्ट बंगाल से ही आ जाता है, 80% सिर्फ वेस्ट बंगाल से। तो जो बचा हुआ 20% है वो आंध्र प्रदेश से 10% आ गया, और बाकी जितने स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, यूपी, एमपी, उड़ीसा, आसाम, इन सब का मिला के 10%। तो आपको मेन वेस्ट बंगाल याद रखना है। एक्चुअली क्या है कि जूट के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। देखो मच वाटर इज नीडेड टू प्यूरिफाई जूट, और वेस्ट बंगाल में क्या है आपको पता है, सुंदरबन डेल्टा, तो इधर डेल्टा होने की रीजन से पानी की कमी नहीं है, तो वेस्ट बंगाल में जूट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। सो मोस्ट द मिल्स आर लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। हुगली रिवर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। दिस इंडस्ट्री इज कंसेंट्रेटेड, यानी कि कंसेंट्रेटेड का मतलब होता है कि ज्यादातर वेस्ट बंगाल में है, ड्यू टू चीप लेबर फोर्स। तो पहला रीजन तो पानी हो गया, दूसरा रीजन है कि वहां पर जो लेबर है वो बहुत सस्ता है, बैंक इंश्योरेंस कवरेज की फैसिलिटीज है, और पोर्ट भी है ताकि एक्सपोर्ट फैसिलिटीज भी वहां पर मिल जाए। एक्सपोर्ट हम ज्यादा करते हैं तो एक्सपोर्ट फैसिलिटी भी है, इसलिए वेस्ट बंगाल में ये इंडस्ट्री कंसेंट्रेटेड है। टुडे द डिमांड फॉर जूट हैज डिक्रीज बिकॉज ऑफ अदर ऑप्शन। अब ना जूट के बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हमारे पास हैं, इस वजह से जूट का जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में भी वो कम होता जा रहा है। जूट इंडस्ट्री इज फेसिंग सच प्रॉब्लम लाइक मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो जूट का प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, लेकिन जब उसको बेचने जाते हैं तो इतना पैसा नहीं मिलता। मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ जूट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है लेकिन सामने से जो जूट की डिमांड है वो कम होती जा रही है इन द इंटरनेशनल मार्केट, इसलिए ये इंडस्ट्रीज लॉस में भी चली जाती हैं। अब ऑल्टरनेट क्या है, देखो पहले तो ये सारी चीजें चलती थी है ना जूट, लेकिन अब आ गया है प्लास्टिक। प्लास्टिक ने हर एक चीज को, नेचुरल चीज को रिप्लेस कर दिया है, सारे नेचुरल फाइबर को प्लास्टिक ने रिप्लेस कर दिया है, और यही रीजन है कि जूट की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। दूसरा क्या है कि जैसे कि जूट है बारिश में गीला भी हो सकता है, लेकिन अगर प्लास्टिक लेके चलोगे तो उसमें ये सब डर नहीं है। ये सारे फैक्टर्स की वजह से जूट की डिमांड कम हो रही है और ये आर्टिफिशियल फाइबर की डिमांड बढ़ रही है। नाउ तीसरा है सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो इस तरीके से ये है, इसको हम सेरीकल्चर बोलते हैं, सारे सिल्क वॉर्म है। सिल्क प्रोडक्शन हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन। आफ्टर चाइना इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना में होता है, सेकंड इंडिया में होता है। इन इंडिया यहाँ पर हमारे पास 4 टाइप्स के सिल्क हैं, चारों के नाम याद रखने हैं, लास्ट ईयर के पेपर में ही पूछा गया था। 4 टाइप्स ऑफ सिल्क, क्या नाम है, मलबेरी, एरी, टसार, मूगा। मलबेरी, एरी, टसार, मूगा।
Today there are about 300 silk weaving mills. कितनी? 300 silk weaving mills है इंडिया में. और major states producing silk. 1 मार्क्स के लिए याद रखना कि सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता है कर्नाटका में. ओके उसके अलावा एमपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब और जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन कर्नाटका इज द मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग सिल्क. नाउ सिल्कन क्लोथ एक्सपोर्टेड टू. अब हम सिल्क के क्लोथ्स कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? सो यूरोप, अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज. बिसाइड्स दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू जर्मनी, सिंगापुर, यूएसए, कुवैत, मलेशिया एंड रशिया. और इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन सिल्क का कंपटीशन हो जाता है चाइना के सिल्क का. ठीक है, अभी हमने देखा कि इंडिया का रैंक क्या है. देखो इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना, तो यानी कि चाइना में भी अच्छा खासा सिल्क का प्रोडक्शन होता है. तो इस वजह से इंडियन मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन सिल्क फेसेस अ टफ कंपटीशन फ्रॉम चाइना सिल्क. क्लियर? चलो नेक्स्ट, woolen textile industry. As a cottage industry, the history of woolen textile industry is very old. Maximum woolen industry textile mills are in Punjab. तो cottage industry में भी सबसे पुरानी इंडस्ट्री जो मानी जाती है वो है woolen textile industry की, और सबसे ज्यादा ये मिल्स कहाँ पर है? सो पंजाब में. नेक्स्ट कम, इसके बाद हमको ये मिल्स देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में. देयर आर वुलन टेक्सटाइल मिल्स इन यूपी ऑल्सो. तो यहाँ पे देखो 3 मेजर स्टेट्स के नाम दे दिए हैं, पंजाब, महाराष्ट्र एंड यूपी. अहमदाबाद एंड जामनगर इन गुजरात आर सेंटर्स ऑफ वुलन क्लोथ्स. अदर मेजर सेंटर्स हैं बीकानेर एंड जयपुर राजस्थान में, श्रीनगर इन जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु इन कर्नाटका. और इंडिया ऑल्सो प्रोड्यूसर्स वुलन कारपेट्स. ये तो है ही कि हमारे यहाँ वुलन कारपेट्स और बहुत अलग अलग तरह के वुलन क्लोथ्स भी देखने को मिलते हैं. ठीक है. देन फिफ्थ इज सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री. सिंथेटिक, द क्लोथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, यानी कि नेचुरल फाइबर नहीं, सिंथेटिक फाइबर से जो बनते हैं कपड़े उनको कहते हैं हम सिंथेटिक क्लोथ. मेड बाय मैन इज स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड डज नॉट रिटेन रिंकल्स. हैंस दिस इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड वेरी मच. यहाँ पे भी कंडीशन कैसी हो गई है कि नेचुरल फाइबर, जैसे कि हम कॉटन की बात करें तो उसमें रिंकल बहुत पड़ जाते हैं, बिना आयरन किए उसको आप नहीं पहन सकते. लेकिन जो दूसरे क्लोथ होते हैं जैसे कि सिंथेटिक हो गए या तो फिर नायलॉन के कपड़े हो गए, इसमें है ना प्रेस या आयरन की कोई जरूरत नहीं होती है. तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लंबा चलते हैं, फटते नहीं है, कलर जो है वो फेड नहीं होता. ये सारी रीजंस की वजह से सिंथेटिक फाइबर की डिमांड बढ़ती जा रही है. ओके, द कॉटन फाइबर्स आर मिक्सड विद सिंथेटिक फाइबर्स टू गेट मिक्स्ड वैरायटी ऑफ कॉटन. जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं तो बोलता है ये मिक्स कॉटन है. मिक्स कॉटन का मतलब होता है कि नेचुरल फाइबर में, यानी कि कॉटन में सिंथेटिक फाइबर को मिक्स किया गया है, जिससे हमको मिक्स वैरायटी ऑफ क्लॉथ मिलता है. सो मेन प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री आर केरला, गुजरात, यूपी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एक्सेट्रा. अदर सेंटर्स हैं सूरत, कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मोदीनगर एक्सेट्रा. मेजर स्टेट्स आपको याद रखने हैं केरला, गुजरात, यूपी, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु. ठीक है, चलो. अच्छा ये देखो, ये है सिंथेटिक फाइबर, रेयन, आर्टिफिशियल सिल्क, दूसरा ये पॉलिस्टर, फिर नायलॉन और एक्रेलिक. दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. नाउ नेक्स्ट इज शुगर इंडस्ट्री. मेकिंग जैगरी फ्रॉम शुगर केन इज वेरी ओल्ड इन इंडिया. जैगरी यानी कि क्या होता है? गुड़. तो ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है. शुगर इंडस्ट्री स्टैंड सेकंड आफ्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन एग्रेरियन इंडस्ट्री इन इंडिया. तो जितनी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उसमें पहला रैंक आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, फिर चाहे वो कॉटन टेक्सटाइल हो, जूट टेक्सटाइल हो या सिल्क टेक्सटाइल हो. सेकेंड जो रैंक आता है वो है शुगर इंडस्ट्री का. आफ्टर रीपिंग द क्रॉप of sugarcane, it has to be squeezed within 24 hours so that the amount of water is not reduced, otherwise its sugar content will decrease. क्या मतलब? रीप मतलब होता है to cut and collect the crop from the field. जब एक बार हम शुगर केन को कलेक्ट कर लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर उसको स्क्वीज करके उसके अंदर जो पानी है या जूस वो निकाल लेना होता है. अगर उसमें टाइम लगा तो जो कंटेंट है वाटर का शुगर केन में वो कम हो जाएगा. और यही रीजन है कि शुगर केन की जो फैक्ट्रीज हैं वो कहाँ पर होती है? फील्ड के पास ही होती है. दस ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में कि दैट इज व्हाई द शुगर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड नियर शुगर केन ग्रोइंग सेंटर्स. तो जहां पर शुगर केन सेंटर्स होते हैं उधर पे ही शुगर केन इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएगी. ओके, देन शुगर फैक्ट्रीज कहां पर है? तो महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात. क्लियर है? चलो फिर आता है पेपर इंडस्ट्री. पेपर इज मेड आउट ऑफ सॉफ्ट वुड, बैम्बू, ग्रास, मोलासेस एक्सेट्रा. अगेन 1 मार्क्स में किससे बनता है पेपर? सो सॉफ्ट वुड, बैम्बू, ग्रास, मोलासेस एक्सेट्रा.
इट इज प्रोड्यूस इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हरियाणा। चिंता मत करो, इतने सारे स्टेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग के 1-2 याद कर लोगे तो चलेगा, अपना गुजरात तो है ही इसमें, तो ये याद रख लेना, ठीक है। ओके देन, तो अब हमारा स्टार्ट होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। हमने 7 इंडस्ट्रीज के बारे में देखा जो एग्रीकल्चर बेस्ड है। अब आएगा हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। सो ऐसी इंडस्ट्रीज वेयर इन मिनरल्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल, जहां पर मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, उन इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्जाम्पल में आ जाएगा आयरन स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर, देन केमिकल फर्टिलाइजर, सीमेंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिकल गुड्स एसेट्रा आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। देखो माइनिंग हो गया, फिर मेटलर्जी, केमिकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, ये सारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। अब हम एक एक करके सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। चलो, तो सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इज द एक्सिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का ही है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस ऑफ इंडस्ट्री। ओके, मशीन्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन आर प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स प्रोडक्शन। आयरन एक ऐसी चीज है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। एक छोटी सी पिन बनाने से लेकर एक बहुत बड़ी मशीन बनाने तक हर जगह आयरन का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको बेस इंडस्ट्री कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आयरन इज वेरी ओल्ड इन इंडिया। आयरन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू मेक स्वॉर्ड्स इन डमस्कस। ठीक है, तो इंडिया से आयरन इंपोर्ट किया जाता था, किस लिए? ये देखो, तलवार बनाने के लिए इन डमस्कस। तो जो पहली फैक्ट्री है इन इंडिया टू प्रोड्यूस आयरन वाज एस्टैब्लिश्ड एट पोर्टो नोवा इन तमिलनाडु। इट वाज लेटर क्लोज। फिर बाद में कुछ रीजंस की वजह से बंद हो गई, लेकिन याद रखना है पहली फैक्ट्री आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए कहाँ एस्टैब्लिश हुई थी? पोर्टो नोवा, तमिलनाडु। क्लियर है? चलो, A successful production of raw iron was made at कुल्ती। देखो, सक्सेसफुल रॉ आयरन का सक्सेसफुल प्रोडक्शन कहाँ हुआ था? कुल्ती में। याद रखना है 1 मार्कर के लिए। देन 1907 में द फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश एट जमशेदपुर, स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग आयरन स्टील ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। तो जमशेदपुर में 1907 में इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, जमशेद जी टाटा ने की थी, जिसका नाम था टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, तो इन्होंने काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन चालू किया। फैक्ट्रीज वर एस्टैब्लिश एट बेगमपुर इन वेस्ट बंगाल एंड एट भद्रवती इन कर्नाटका। आयरन स्टील इंडस्ट्री वर आल्सो एस्टैब्लिश इन भिलाई, रौकेला एट दुर्गापुर। अब देखो, ये मैंने हाईलाइट इसलिए की है क्योंकि जब आयरन और स्टील के सेंटर्स पूछे जाते हैं मैप में, तो इनमें से कुछ आपको टिक करने रहेंगे। तो भिलाई, रौकेला और दुर्गापुर। अदर लार्ज स्केल इंडस्ट्री वर फाउंडेड एट बोकारो, विशाखापट्टनम और सलेम। और इसके बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल है वो कौन से है? आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन और मैग्नीज। दीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग आयरन स्टील। ठीक है, अच्छा, अब आप इनके स्टेट्स याद कर लो। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ये सेंटर छत्तीसगढ़ में है। फिर रौकेला उड़ीसा और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। लास्ट टू लास्ट का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर था उसमें रौकेला पूछा गया था कि ये सेंटर कहाँ पर है। टेक्स्ट बुक में तो नहीं लिखा है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा में है। ओके, चलो नेक्स्ट। अ मिनी स्टील प्लांट हैज बीन फाउंड नियर हजीरा इन गुजरात। ये भी इंपॉर्टेंट है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल आयरन स्टील फैक्ट्री एक्सेप्ट टाटा, यानी कि जितनी भी आयरन स्टील फैक्ट्रीज हैं उन सब का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL। लेकिन ये इसके अंडर टाटा कवर नहीं है। टाटा एक अलग से इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। इंडिया रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड इन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। बस इतना याद रखना है कि क्या रैंक है इंडिया का आयरन स्टील के प्रोडक्शन में। सो इंडिया रैंक 5th इन द वर्ल्ड। ये है सेल का लोगो और ये है जमशेदपुर सिटी, जहां पर आयरन और स्टील का एक सेंटर है। ओके, चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा
गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है यूजीटी, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। सेकेंड है एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट प्लेस है वो किसकी है? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की। उसका रीजन ये है कि एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है, स्ट्रॉन्ग है, मैलिएबल यानी कि सॉफ्ट होता है, तो उसको आसानी से किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर स्मूथ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और रस्ट प्रूफ, आयरन में तो जंग भी लग सकती है लेकिन एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगती। फिर बॉक्साइट इज द एल्यूमिनियम और 1 मार्क्स में पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ एल्यूमिनियम और, तो बॉक्साइट। अब एल्यूमिनियम में अदर मिनरल्स मिक्स किए जाते हैं, फिर जो मेटल बनता है उसका इस्तेमाल होता है कार, रेलवे, एरोप्लेन और मशीन्स बनाने में। 40 to 50% जो खर्चा आता है एल्यूमिनियम रिफाइनिंग में वो किसका होता है? इलेक्ट्रिसिटी का होता है। इसलिए एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज आपको वहीं मिलेंगी जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और बॉक्साइट आसानी से मिलता हो। ठीक है। फिर फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग एल्यूमिनियम आर एस्टैब्लिश इन, अब कहां पर है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। ठीक है, चलो। फिर है कॉपर रिफाइनिंग। द यूसेज ऑफ कॉपर हैज इंक्रीज ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज सच एज, अब कॉपर का इस्तेमाल क्यों बढ़ता जा रहा है? उसका रीजन ये है कि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और उसको आसानी से दूसरे मिनरल में मिक्स किया जा सकता है। ओके। फिर कॉपर इज यूजफुल इन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज इन मेकिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल्स, रेडिएटर्स और डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, इन सब में कॉपर का इस्तेमाल होता है। और कॉपर इज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। फिर फर्स्ट कॉपर रिफाइनिंग यूनिट ऑफ इंडिया फाउंडेड बाय इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन एट घाटशिला इन झारखंड। फिर 1972 में इसका हैंड ओवर कर दिया गया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। तो देखो, पहला कॉपर रिफाइनिंग यूनिट कहां पर बना था? तो घाटशिला, झारखंड में। ठीक है। किसने फाउंड किया था? तो इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन। बाद में इसको किसको हैंड ओवर कर दिया? तो HCL यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को ये हैंड ओवर कर दिया गया। ओके, 1972 में। बिसाइड्स STL, आज कॉपर इस बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है जो कॉपर का प्रोडक्शन करते हैं, येट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज नॉट इनफ सो इट हैज टू बी इम्पोर्टेड। हमारे यहाँ पे कॉपर की डिमांड इतनी ज़्यादा है, यानी कि उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर भी कॉपर का प्रोडक्शन होता है, पब्लिक सेक्टर भी कर रहा है, लेकिन कम पड़ जाता है, इसलिए हम कॉपर को इम्पोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से। फिर है केमिकल इंडस्ट्री। द पोजीशन ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट। केमिकल 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो ऑर्गेनिक केमिकल वो होते हैं जिनके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, और इनऑर्गेनिक केमिकल्स वो होते हैं जिसमें कार्बन बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है। पेट्रोकेमिकल इज द मेन ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल जो है वो ऑर्गेनिक केमिकल का एग्जाम्पल है। इट इज यूज इन आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल रबर, प्लास्टिक गुड्स, कलर केमिकल्स एंड इन मेडिसिन। ये सारी चीजों में ऑर्गेनिक केमिकल का इस्तेमाल होता है। देखो, एडहेसिव्स यानी कि जो ग्लू वगैरह होता है वो, देन कार्पेट्स, फिर कॉस्मेटिक, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, फैब्रिक, रबर, पेंट्स, इन सब में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। द पोजीशन ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट। केमिकल्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिकल। साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो ऑर्गेनिक केमिकल्स वो होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, और इनऑर्गेनिक केमिकल्स में कार्बन बॉन्ड नहीं होता। पेट्रोकेमिकल्स जो है वो एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक केमिकल का। पेट्रोकेमिकल्स यानी कि पेट्रोल, कोल, ये सब है हमारे ऑर्गेनिक
केमिकल, इट इज यूज। अब ऑर्गेनिक केमिकल का इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल फाइबर्स में, रबर में, प्लास्टिक गुड्स में, कलर केमिकल्स एंड इन मेडिसिन। यहाँ पर देखो एडहेसिव यानी कि जो ग्लू वगैरह होते हैं वो, देन कार्पेटिंग, कॉस्मेटिक, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, फैब्रिक, रबर, पेंट्स, इन सब में ऑर्गेनिक केमिकल का इस्तेमाल होता है। ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री इज फाउंड नियर ऑयल रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल सेंटर्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री कहां पर मिलेंगी? पेट्रोकेमिकल सेंटर्स के पास ही ये इंडस्ट्रीज मिलती है। फिर दूसरी अगर हम बात करें, इनऑर्गेनिक केमिकल्स आर यूज्ड इन फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सॉल्ट, सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन, इन सब में इनऑर्गेनिक केमिकल का इस्तेमाल होता है। देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक में आ गया हमारा डीएनए, फिर शुगर, इथेनॉल, मीथेन, और इनऑर्गेनिक में हो जाएगा टेबल सॉल्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्वार्ट्ज और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे इनऑर्गेनिक केमिकल। India has an important position in the world in the insecticide industry। अब इंसेक्टिसाइड में भी केमिकल का इस्तेमाल होता है, और गुजरात लीड्स इन द कंट्री इन केमिकल इंडस्ट्री। याद रखना केमिकल में विच स्टेट्स लीड्स इन इंडिया? सो गुजरात। गुजरात में मेन सेंटर्स हैं अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर और भरूच। दीज आर द मेजर सेंटर्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन गुजरात। क्लियर है? चलो फिर है केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1906 एट रानीपत, तमिलनाडु। याद रखना है, पहली केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री 1906 में एस्टैब्लिश हुई थी तमिलनाडु के रानीपत में। द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री स्टार्टेड व्हेन फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स फैक्ट्री एट सिंदरी। ये इंपॉर्टेंट है, इस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट तब शुरू हुआ जब फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली सिंदरी में। उसके बाद से इस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना चालू हुआ। दिस इंडस्ट्री इज सेंटर इन गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब एंड केरला। यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आपको ज्यादातर गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और केरला में देखने को मिलेगी। और गुजरात में जो इसके सेंटर्स हैं वो है कलोल, कांडला, हजीरा, भरूच और वडोदरा। देखो ये है केमिकल फर्टिलाइजर, NPK, नाइट्रोजन, फोस्फेट, पोटेशियम, देन वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, डायमोनियम फोस्फेट, पोटेशियम, अमोनियम सल्फेट, देन पोटेशियम क्लोराइड, यूरिया, ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, चलो फिर है प्लास्टिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को हम सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं, और उसका रीजन ये है क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। फिर देयर हैज बीन अ कांस्टेंट इंक्रीज इन डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्लास्टिक। प्लास्टिक की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, फिर वेदर का असर भी इन पर नहीं होता, तो जो अपने ऑर्गेनिक फाइबर है जैसे जूट, उनकी डिमांड कम होती जा रही है। ठीक है, वो पॉल्यूशन नहीं करते और इससे बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता है बिकॉज इट इज वाटर प्रूफ। अब देखो रीजन क्या क्या है कि प्लास्टिक की डिमांड बढ़ रही है? वाटर प्रूफ होता है, कैन फिट इनटू एनी मोल्ड, कोई भी शेप दे सकते हैं। इट इज यूज्ड इन पैकिंग केमिकल्स, केमिकल को पैक करने में प्लास्टिक का यूज होता है। फिर टेक्सटाइल्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इन सब में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में तो कैसे घर में अब जो फर्नीचर बनता है पीवीसी का, पीवीसी क्या है? प्लास्टिक ही है ना, तो वो प्लास्टिक का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। इंपॉर्टेंट सेंटर्स प्रोड्यूसिंग प्लास्टिक आर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, वडोदरा, वापी, कानपुर, कोयम्बतूर और चेन्नई, ये है इसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स। फिर हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इज अवेलेबल इज इनएविटेबल यानी कि होता है अनअवॉइडेबल। बिना सीमेंट के कोई भी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए सीमेंट इज इनएविटेबल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, फिर चाहे किसी का भी कंस्ट्रक्शन करना हो, रोड्स, डैम्स एसेट्रा। और इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर चाइना इन सीमेंट प्रोडक्शन। इट प्रोड्यूसेस 6% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन। याद रखना है, सीमेंट प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक सेकेंड है, चाइना फर्स्ट है, और जितना भी दुनिया में सीमेंट का प्रोडक्शन होता है उसमें से इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 6% है। Limestone, coal, gypsum, bauxite, clay, etc. are the raw material for cement industry. Again 1 marks का क्वेश्चन आएगा कि रॉ मटेरियल क्या है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए? सो लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट और clay. The raw material and the products have more weight, so the cement factories are located where the raw material is available in abundance. Raw material जो होते हैं इस इंडस्ट्रीज के लिए वो बहुत ही ज्यादा हैवी होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए सीमेंट इंडस्ट्री वहीं पर स्टैब्लिश की जाती है जहां पे उनको रॉ मटेरियल आसानी से मिल सके। There is good development of this industry in गुजरात, और सीमेंट इंडस्ट्री का गुजरात में अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिला है।
चलो नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट इंडस्ट्री। देखो, यू माइट हैव सीन मेनी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स फॉर ट्रेवल। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोडवेज है, एयरवेज है, वाटरवेज है, इन सब के बारे में भी हम देखेंगे। मॉडर्न एज कैसा है कि व्हीकल्स विद फास्टर स्पीड अलॉन्ग विद डेवलपमेंट ऑफ रोड्स हैव कम इन यूसेज। द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री ऐसे व्हीकल्स को प्रोड्यूस करती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, और इसमें हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले है रेलवे। रेलवे सर्विसेज डिजर्व एप्रिसिएशन ऑफ ट्रैवलिंग इन इंडिया, क्योंकि देखो रेलवे बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिपार्टमेंट है और एक साथ काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। इवन रेलवे इज द लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी कहा जाता है। इसलिए रेलवे डिजर्व एप्रिसिएशन फॉर ट्रैवलिंग इन इंडिया। एक तो अफोर्डेबल होता है और कहीं पर भी विद इन कंट्री हम जा सकते हैं। रेलवे मैन्युफैक्चर द इक्विपमेंट ऑफ इट्स ओन रिक्वायरमेंट बाय इटसेल्फ, यानी कि रेलवे खुद ही अपने इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि रेलवे इंजन हो गया, पैसेंजर कोचेस, गुड्स कोचेस, ये सारे दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस प्राइवेटली। तो गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस करती है और प्राइवेट के द्वारा भी प्रोडक्शन इसका होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेलवे इंजन, ठीक है, 3 टाइप के रेलवे इंजन होते हैं, स्टीम इंजन, डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन। आजकल स्टीम इंजन नहीं चलते, लेकिन ये सिर्फ हेरिटेज ट्रेन्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। द स्टीम इंजन आर नाउ यूज्ड ओनली फॉर द हेरिटेज ट्रेन्स विच आर रन ओनली फॉर टूरिज्म पर्पस। ये देखो, ये है हेरिटेज ट्रेन, इसको टूरिज्म पर्पस के लिए चलाया जाता है, अदरवाइज स्टीम इंजन अब हम यूज नहीं करते। फिर डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स की बात करें, सो दे आर प्रोड्यूस एट मिहिजाम। कहां पर है ये? वेस्ट बंगाल में है। क्या नाम है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, मिहिजाम, वेस्ट बंगाल। फिर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी और टाटा लोकोमोटिव वर्क्स जमशेदपुर। 3 नाम है, आपको सब याद रखने हैं कि डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स मिहिजाम वेस्ट बंगाल, जिसका नाम है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, फिर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी और टाटा लोकोमोटिव वर्क जमशेदपुर। पैसेंजर कोचेस, इसको मैप में पूछा जाता है कि लोकेशन बताओ जहां पर, कोई भी एक लोकेशन जहां पैसेंजर कोचेस बनते हो। सो पैसेंजर कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड एट पेरम्बूर, बेंगलुरु, कपूरथला और कोलकाता। सब याद रखना है, पेरम्बूर, बेंगलुरु, कपूरथला और कोलकाता। ये जो ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं, इनमें इंडिविजुअली मैं मैप्स लेकर आऊंगी, तब आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब बात करेंगे रोड व्हीकल्स की। सो बिफोर इंडिपेंडेंस वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कार्स बाय असेंबलिंग इट्स इंपोर्टेड पार्ट्स। कार हम बनाते थे, कार यहाँ पर हम असेंबल करते थे और जितनी भी पार्ट्स हैं उसको इंपोर्ट करते थे। नाउ द फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड साइकिल आर एस्टैब्लिश इन अवर कंट्री। पहले हम पार्ट्स इंपोर्ट करके फिर यहाँ पे कार असेंबल करते थे, अब हम यहीं पर यानी कि इंडिया में ही कार को मैन्युफैक्चर करते हैं। ये इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में अब खुल चुकी हैं। द रोड व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड मोस्टली बाय प्राइवेट सेक्टर। और आप देखोगे जितनी भी व्हीकल्स हैं वो सारी कंपनीज प्राइवेट ही हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, मित्सुबिशी मोटर्स, टाटा मोटर्स, टोयोटा, फोर्ड, बजाज, मारुति सुजुकी, हीरो, फिर होंडा, शेवरोले, महिंद्रा, ये सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज हैं। इंडिया रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल व्हीकल। तो कमर्शियल व्हीकल्स की प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है? 5th। Today the vehicles and the spare parts manufactured in India are exported to foreign countries। और पहले तो हम क्या करते थे? पार्ट्स इंपोर्ट करते थे, और आज हम ये सारे जो पार्ट्स हैं, इन व्हीकल्स के पार्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं फॉरेन कंट्रीज में। ट्रैक्टर्स एंड साइकिल्स आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज स्केल एंड वी एक्सपोर्ट देम ओवरसीज। और हम किसको? ट्रैक्टर्स और साइकिल्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में इन सब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इंडिया में इन चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है और अब एक्सपोर्ट भी हम करते हैं। देन 10th हमारा शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। दिस इज एन एंशिएंट इंडस्ट्री। हमने देखा था कि 18th सेंचुरी तक शिप बिल्डिंग में इंडिया बहुत आगे था। इन रिसेंट टाइम देयर आर सेंटर्स टू बिल्ड शिप्स ऑफ मॉडर्न स्टाइल। कौन कौन से सेंटर्स हैं ये भी मैप में पूछा जाता है। तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के सेंटर्स हैं विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई, मर्मगांव। विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई और मर्मगांव ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर हैं, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज हैं। Kochi and Visakhapatnam are large size shipbuilding centers. We have also started producing helicopters. Aircraft building units establish किए गए हैं बेंगलुरु में, फिर कोरापुट, नासिक, हैदराबाद और लखनऊ में। Okay? The building of aircrafts for passenger coaches
फॉर पैसेंजर ट्रैवल्स हैज स्टिल नॉट स्टार्टेड इन इंडिया। यानी कि देखो हेलीकॉप्टर इन सब का मैन्युफैक्चरिंग तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन जो बड़े बड़े एरोप्लेन होते हैं, एयरबस होता है, जेट प्लेन होता है, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया में चालू नहीं हुआ है। और अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें शिप बिल्डिंग में, तो पहले नंबर पर आती है चाइना, दूसरे पे साउथ कोरिया और तीसरे पे जापान। दीज आर द टॉप कंट्रीज इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। ओके, चलो फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। रेडियो सेट और टेलीफोन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी इंडिया में कब? 1905 में। दिस कैन बी सेड टू बी बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और इंडिया। तो जब रेडियो सेट और टेलीफोन इंडस्ट्री सेटअप हुआ 1905 में, तब से कहा जाता है कि वो स्टार्ट था हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1956 में एस्टैब्लिश हुई थी। कहां पर? बेंगलुरु में। याद रखना, ये बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एस्टैब्लिश हुई थी 1956 में। मोटिव क्या था? टू मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट्स फॉर आकाशवाणी एंड वेदर डिपार्टमेंट। अब आकाशवाणी क्या है वो आपको पता है ना। ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल नाम है आकाशवाणी और इसके दो डिवीजन है, एक है प्रसार भारती और दूसरा दूरदर्शन। ठीक है, तो यानी कि रेडियो के लिए इक्विपमेंट्स बनाना और दूसरा वेदर फोरकास्टिंग के लिए इक्विपमेंट्स बनाना इसका मोटिव था। टुडे इट प्रोवाइड्स वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इन कोलैबोरेशन विद, यानी BEL प्लस ISRO, यानी कि बेल और इसरो मिलकर अब हमको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन दोनों का कोलैबोरेशन हो चुका है। और देखो बेंगलोर में बहुत सारे IT फर्म्स हैं, इसलिए बेंगलोर को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलोर जो है वो IT हब है और इसी रीजन की वजह से इसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलोर हैज बिकम कैपिटल ऑफ दिस इंडस्ट्री। विच इंडस्ट्री? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। This industry has brought a lot of changes in the normal life of the people. इस इंडस्ट्री ने लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा आसान बना दी है और दूसरा नेशनल इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन किया है। फिर सॉफ्टवेयर पार्क हो गए, साइंस पार्क एंड टेक्नोलॉजिकल पार्क आर एस्टैब्लिश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो अब इंडिया में ये सारे पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि फ्यूचर में इस इंडस्ट्री में हमको ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल पार्क एस्टैब्लिश हो रहे हैं। यह है त्रिवेंद्रम टेक्नोलॉजिकल पार्क इन केरला। ठीक है, तो जिसकी वजह से दिस इंडस्ट्री विल डेफिनेटली डेवलप इन फ्यूचर। तो इसलिए फ्यूचर कैसा है? ऑप्टिमिस्टिक है। देन अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन की। अभी तक देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को आगे लेकर जाता है, ग्रोथ देता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है। लेकिन इसके दूसरे जो साइड है वो है पूरे हमारे एनवायरमेंट को डिग्रेड कर देना। बस उसको मैनेज करते हुए हमको हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को आगे ले जाना है। देखो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज अ नोटवर्दी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। हमने वो अभी देखा। इंडस्ट्रीज हैव इंक्रीज्ड, पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट हैज डिग्रेडेड। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है इन्हीं सारी इंडस्ट्रीज की वजह से। व्हेन एनवायरमेंटल कंडीशन डिटेरिएट ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड इंड्यूस्ड रीजन, द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट इज रिड्यूस्ड व्हिच इज कॉल्ड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। मतलब जब एनवायरमेंट की कंडीशन धीरे धीरे खराब हो जाती है, फिर चाहे वो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से हो या मैन मेड फैक्टर्स की वजह से हो, उसकी वजह से एनवायरमेंट की क्वालिटी कम हो रही है और जिसको कहा जाता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्लियर हुआ? So mainly 4 types of pollution are created due to these industries. पहला है air pollution, फिर water pollution, land pollution और noise pollution. Industries have polluted air and water to a great extent and at present age of competition. Competition के चलते जो ये सारी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने एयर और वाटर को बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट कर दिया है। आपने यमुना रिवर को देखा ही होगा कि पूरा जो झाग है वो आ जाता है, वो क्या है? केमिकल की वजह से ही हुआ है। द एयर हैज़ बिकम पोल्यूटेड ड्यू टू वेरी हार्मफुल गैसेज। अगेन यहाँ पर भी दिल्ली का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, वहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, इतना ज़्यादा वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स कम आया है। फिर कौन कौन सी हार्मफुल गैसेस? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि बहुत ही हार्मफुल होती हैं ह्यूमन के लिए। वाटर पॉल्यूशन हैज इंक्रीज ड्यू टू इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस का मतलब होता है जितनी सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, वो सारा अपना वेस्ट ड्रेन कर देती है रिवर्स में ऐसे ही। तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस का मतलब होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो भी केमिकल वाला। Today many factories release their industrial waste in the rivers ignoring the laws. Laws बने हुए हैं लेकिन उन सबको इग्नोर करके टुडे
वाटर इज हैविली पॉल्यूटेड देन बिफोर, पहले से कंपेयर करें तो आज जो वाटर है बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है। नॉइज पॉल्यूशन इज वन ऑफ द रीजन फॉर डेफनेस इन ह्यूमंस, ओके, ड्यू टू ओल्ड मशीनरी, पुरानी मशीनरी है जो बहुत ज्यादा आवाज करती है, एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन द नॉइज पॉल्यूशन हैज इंक्रीज। मैन एक्सपीरियंसेस मेंटल टेंशन ड्यू टू टू मच ऑफ नॉइज, और पीस है ही नहीं, ठीक है, इतना ज्यादा शोर शराबा है जिसकी वजह से मेंटल इश्यूज भी ह्यूमन को आने लगे हैं। सो व्हाट कैन बी डन? सो रेमेडीज टू कर्ब एनवायरमेंट डिग्रेडेशन क्या क्या है? सबसे पहले तो country should make progress, but the progress should be made in such a way that the environment is not degraded। ये हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट तो करना है लेकिन कैसा? सस्टेनेबल, ये जितना हमको नेचुरल रिसोर्स मिले हुए हैं इनको प्रिजर्व करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। The amount of pollution can be reduced with proper planning for industrial development। कहाँ इंडस्ट्री डेवलप करनी है, कैसे डेवलप करनी है, अगर प्लानिंग हो प्रॉपर तो पॉल्यूशन को किसी हद तक कम किया जा सकता है। पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस ऑल्सो बाय सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी इक्विपमेंट एंड फ्यूल। किस फ्यूल का इस्तेमाल करना है? ऐसा फ्यूल का इस्तेमाल करो जो पॉल्यूशन कम करते हो, इक्विपमेंट सही यूज करो, क्वालिटी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करो। देन एयर पॉल्यूशन कैन बी कर्ब थ्रू फिल्टर्स, स्क्रबर, प्रेसिपिटेटर्स एटसेट्रा। ये सारे क्या है? ये सारे इक्विपमेंट्स हैं जो फिल्टर कर देते हैं गैस को। द वाटर पॉल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिलीजिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। अब आप जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वो रिलीज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, जितना वाटर ट्रीटमेंट मतलब होता है कि वाटर में से जितना भी केमिकल होता है वो सब हटा दो, उसके बाद अगर उसमें कुछ भी हार्मफुल कंटेंट नहीं है तो अगर ड्रेन कर रहे हो तो चलेगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हम उठा सकते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो इस चैप्टर में इंडस्ट्रीज के क्या फायदे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं वो भी हमने देखा। तो हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।